नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम कल की क्लास में बात कर रहे थे मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषा और मानव भूगोल की प्रकृति। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आज हम बात करते हैं मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र। अगर आपके मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति में कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर भेज सकते हैं। मैं आगे की क्लास में उसका समाधान कर सकता हूँ। चलिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की आज बात करते हैं, नहीं स्कोप की हम बात करते हैं। तो मानव भूगोल के स्कोप में मानव भूगोल किन किन बातों को अध्ययन करता है वो हम आज चर्चा कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव भूगोल जो होता है वो प्रदेशों की जो बातें हैं जैसे वहाँ की उस प्रदेश की जनसंख्या, उस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उस प्रदेश के सांस्कृतिक भूदृश्य और उसमें रहने वाला जो मानव है उस प्रदेश का, उसके जीवन की क्या मान्यताएं हैं और उस प्रदेश में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन का मतलब ये है कि मानव और उस प्रदेश में रहने वाले मिलने वाली प्राकृतिक जो संसाधन है या प्राकृतिक वातावरण है, हम यूँ कह सकते हैं, वापस इस बात को समझ लीजिए कि मानव और प्राकृतिक वातावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध है उससे मानव किस प्रकार अपने आप को अनुकूल करते हुए, समायोजित करते हुए, रूपांतरित करते हुए अपना विकास करता है, यानी उन्नति के पथ पर बढ़ता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या मानव भूगोल कदम उठाता है वो विशेष क्षेत्र में आता है। हटिंगटन जो विद्वान है, भूगोलवेत्ता है, उन्होंने मानव भूगोल के इस विशेष क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। एक उन्होंने बताया भौतिक दशाएं, मानव भूगोल की भौतिक दशाएं। ये कहता है कि मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र में दो बात ये है कि भौतिक दशाएं, जैसे कि हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, चौथा पॉइंट, कि किसी प्रदेश में प्राकृतिक वातावरण और उस प्राकृतिक वातावरण में मानव के क्रियाकलाप। तो हटिंगटन ने कहा किसी प्रदेश में मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र ये होगा कि उस प्रदेश के भौतिक दशाएं किस प्रकार की है और मानव के अनुक्रिया का मतलब है मानव की क्रियाकलाप, यानी अंग्रेजी का एक शब्द है ह्यूमन रेस्पॉन्स क्या है। जैसी भौतिक दशाएं होगी उसी प्रकार का मानवीय प्रतिक्रियाएं होगी। जैसे अगर कोई मानव का निवास जो है किसी प्रदेश में, जैसे प्रदेश उष्ण है तो उस हिसाब से होगा, उष्ण के हिसाब से उसकी गतिविधि होगी। शीत है तो शीत के हिसाब से, शीतोष्ण है तो शीतोष्ण के हिसाब से, आर्द्र है तो आर्द्र के हिसाब से और शुष्क है तो शुष्क के हिसाब से उसके क्रियाकलाप होंगे। तो ये बातें हटिंगटन ने बताई। आगे हम अगर सारांश के रूप में समझें तो ये समझें कि मानव भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है उसको हम 6 तथ्यों में बांट सकते हैं। पहला तथ्य जिसे दे रखा है जनसंख्या और उसकी क्षमता। किसी भी प्रदेश का जब हम वर्णन करते हैं तो वहाँ निवास करने वाले मानव की क्षमता क्या है ये, और उस प्रदेश में जनसंख्या कितनी, कहाँ कहाँ, किस किस रूप में रहती है, ये पढ़ते हैं। दूसरी तथ्य हम पढ़ते हैं उस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, सांस्कृतिक वातावरण किस प्रकार का है, कालिक अनुक्रम किस प्रकार का है और प्रादेशिक संगठन किस प्रकार का है। और छठी बात पढ़ते हैं उस प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनका अन्य प्रदेशों के साथ संबंध किस प्रकार का है। इनको हम यहाँ एक डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, वो 6 के 6 तथ्य इसके अंदर दिए गए हैं। अब एक एक तथ्य का हम वर्णन कर लेते हैं। वर्णन में हम ये पढ़ते हैं जैसे जनसंख्या, किसी प्रदेश की जनसंख्या पढ़ेंगे तो जनसंख्या का वितरण प्रारूप किस प्रकार का है, जनसंख्या का समूह यानी जनघनत्व किस प्रकार का है, वहाँ का प्रवास, कितने लोग उस प्रदेश में आके रह रहे हैं या उस प्रदेश को छोड़ के चले गए हैं, वहाँ अधिवास, कितने लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कितने लोग नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, और उस क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या है या जो मानव निवास करता है वो किस प्रजाति से जुड़ा हुआ है। प्रजाति का संबंध नस्ल से होता है, यानी शरीर की बनावट से होता है, और उसकी सामाजिक संरचना किस प्रकार का है। इन सब का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, यानी इतिहास पहले कैसा था, आज वर्तमान में कैसा है, इस बातों को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा तथ्य जो हम लेते हैं वो लेते हैं प्राकृतिक संसाधन। उस प्रदेश में प्राकृतिक तथा संसाधन कौन कौन से हैं,
उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन से ही उसी प्रदेश के हम विकास के बारे में या उसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन में वहाँ की भूमि आ जाती है, वहाँ का जल, वन, खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। तो किस प्रकार वहाँ फैले हुए हैं, कैसे कैसे हैं, और मानव उन प्राकृतिक संसाधनों का विकास करके तीसरा जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसको कैसे प्राप्त करेगा। जैसे तीसरा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण। जो प्राकृतिक संसाधन है उसी को मानव काम में लेते हुए अपना सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। यानी सांस्कृतिक तत्व मानव पर्यावरण के अंतर संबंध को प्रकट करता है। सांस्कृतिक वातावरण ये बताता है कि उस प्रदेश में रहने वाला मानव अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार इंटर रिलेशनशिप यानी किस प्रकार पारस्परिक संबंध स्थापित कर रहा है। साथ ही साथ वो ये भी पढ़ता है कि वो प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव किस प्रकार अपने आप को अनुकूल कर रहा है, अपने आजीविका के साधन विकसित कर रहा है, परिवहन की व्यवस्थाएं किस प्रकार की है, भवन निर्माण सामग्री कौन कौन सी उसके पास, और अधिवास किस प्रकार का है। ये सब चीज़ें सांस्कृतिक भूदृश्य भी कह सकते हैं और सांस्कृतिक वातावरण भी कह सकते हैं, ये बनता है। चलिए बात करते हैं आगे अपन। चौथा जो तथ्य दिया है वो दिया गया है आपके कालिक अनुक्रम का, समय के अनुकूल कैसे काम होता है। तो ये कहता है मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध जो होते हैं वो कभी स्थिर नहीं होते। प्राचीन काल में जो मानव था वो प्रकृति का पुजारी था, प्रकृति की शक्तियों से प्रभावित था, प्रकृति के अधीन था, प्रकृति के अनुकूलन में रहता था। अब वो वर्तमान में विकास कर चुका है, तकनीकी विकास कर चुका है, प्रकृति के साथ उसका प्रतिस्पर्धात्मक संबंध है, कंपटीशन करता है प्रकृति के साथ वो। और आज मानव सांस्कृतिक विकास इतना कर चुका है समय के अनुसार कि उसकी गतिशीलता है वो बहुत स्पीड में हो गई है और लोचपूर्ण हो गया, मतलब फ्लेक्सिबल हो गया है, वो अब कठोर नहीं है। पहले जैसे आज गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो हम आजकल कूलर, एसी, पंखे चला लेते हैं। तो ये प्रकृति का जो प्रकोप था उसको हमने क्या कर लिया, थोड़ा कम कर लिया। उसी प्रकार से लोचपूर्ण है ये, जहाँ पर उसको लगा कि यहाँ कोई आजीविका नहीं हो सकती, उसके बावजूद उसने वहाँ पर वो काम कर दिखाया। पांचवा जो तथ्य हम पढ़ रहे हैं, तत्व पढ़ रहे हैं विशेष क्षेत्र का, वो ये है समायोजन और प्रादेशिक संगठन। भूगोलवेत्ता केवल इतना ही नहीं मालूम करता कि इस पृथ्वी तल पर मानव के रहने की दशाएं कहाँ कहाँ है या मानव कहाँ कहाँ रहता है, वो ये भी जानना चाहता है कि वितरण उस विशेष क्षेत्र में ही क्यों है। मतलब वो ये नहीं पढ़ता आजकल का भूगोलवेत्ता कि मानव इस धरती पर कहाँ कहाँ रहता है, इस बात को नहीं पढ़ता। वो आजकल इस बात को पढ़ता है कि वो कहाँ रहता है तो वहाँ वहीं ज़्यादा क्यों रहता है। इन उपयुक्त भिन्नताएं या तो प्राकृतिक वातावरण के है कारण होती है या मानव की क्रिया के कारण होती है। मतलब दुनिया में लोग ज़्यादा कहाँ रहते हैं ये दो बातों पर डिपेंड है, या तो प्राकृतिक वातावरण उसको इस तरह से डिसाइड करता है या मानव के कार्य इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो अपने आप को वातावरण के साथ एडजस्ट कर लेता है। मानव ने पृथ्वी पर अपनी छाप अपनी क्रियाओं के द्वारा कैसे लगाई का अध्ययन भी मानव भूगोल में करता है। आज आपको पता है मानव ने इतना विकास किया है कि उसके कार्यों की छाप आपको पृथ्वी पर स्पष्ट दिखाई देती है। हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, पृथ्वी के गर्भ में जा रहे हैं, समुद्रों में जा रहे हैं, ये सब मानव के ऐसे कार्य हैं जो ये बातों को बताता है। बाद में हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग और संरक्षण में मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। मानव भूगोल का अध्ययन का दूसरा पक्ष है भविष्य के परिप्रेक्ष्य में वातावरण, मानव और वातावरण के तंत्र का अध्ययन करना। ये कहता है मानव भूगोल इस बात को भी पढ़ता है कि इन फ्यूचर मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध किस प्रकार के हैं रहेंगे। अगर ये संबंध असंतुलित होते हैं तो पर्यावरण में बहुत सारी कमियां आ जाएगी। जैसे पर्यावरण का अवनयन हो जाएगा, अवनयन का मतलब पर्यावरण के जो मौलिक गुण हैं वो खत्म हो जाएंगे और कई प्रकार के प्रदूषण हो जाएंगे और उससे संबंधित कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाएगी। इसलिए मानव भूगोल के आजकल अध्ययन क्षेत्र में वातावरण नियोजन के टॉपिक को भी शामिल किया गया है कि हमें प्रकृति के साथ किस प्रकार नियोजन करके, किस प्रकार प्लानिंग करके रहना है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम पर्यावरण को शुद्ध रख सकें और धरोहर के रूप में उनको दे सकें। और आखिरी जो इसका जो बिंदु दिया गया है अन्य प्रदेशों के साथ संबंध।
पृथ्वी पर मानव एकाकी रूप से कभी नहीं रहा। शुरुआत में रहा, लेकिन बाद में उसका नेचर इस प्रकार का था कि पृथ्वी पर किसी एक और साथी की तलाश में रहा और झुंड में रहना शुरू हो गया। आज मानव इस पृथ्वी पर जो रह रहा है उसके बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो किसी न किसी पर निर्भर होता है। तो निश्चित तौर पर एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर निर्भर है और उससे संबंध स्थापित करता है। वो सामाजिक संबंध हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, वो संबंध किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इन संबंधों का अध्ययन करना भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिए, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो है वो ये है कि प्रदेश की जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक वातावरण और कालिक अनुक्रम और समायोजन में प्रादेशिक संगठन और आखिरी में अन्य प्रदेशों के साथ उसका संबंध किस प्रकार का। इन 6 तत्वों को मानव भूगोल का सब्जेक्ट मैटर या स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से आप जान सकते हैं। आगे का जो हम बिंदु ले रहे हैं वो है मानव भूगोल का विकास। देखो, हर विषय का समय के साथ अपना विकास होता है। उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर जो मानव रहता है वो पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है, समायोजन करता है और अनुकूलन समायोजन करने के साथ साथ वो उसमें रूपांतरण भी करता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे थे पहले भी। यहाँ ये कह रहा है कि यदि हम मानव व वातावरण के पारस्परिक क्रियाओं से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो हम मानव भूगोल, इसकी जड़ें जो है वो कह रहा है इतिहास में है, बहुत गहरी है। अतः मानव भूगोल के विषय में एक लंबा सातत्य पाया, लंबा संबंध पाया जाता है। समय के साथ विशेष विषय को स्पष्ट करने के उपागम का मतलब होता है मेथड, तरीके हमने विकसित किए, उसमें परिवर्तन भी हुआ। ये विषय परिवर्तनशील प्रकृति का है। मानव भूगोल जो है वो समय के साथ अपनी प्रकृति बदल देता है। इसलिए हम अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को हम 3 युगों में बांट सकते हैं। पहला युग दे रखा आपके प्राचीन काल। प्राचीन काल में हम क्या क्या पढ़ते हैं या मानव भूगोल का विकास प्राचीन काल में किस प्रकार हुआ, तो हम उसकी बात करते हैं। जैसे प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रियाएं बहुत कम थी। मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि प्राचीन काल में मानव जो था उसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अन्य प्रदेशों के साथ उसका ज़्यादा संबंध नहीं था, उसका ज्ञान बड़ा सीमित था, तकनीकी विकास बहुत कम हुआ, बहुत नीचे स्तर का था तकनीकी, और मानव जो है वो प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ था। उसी समय भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम ये प्राचीन सभ्यताओं के गढ़ थे, केंद्र थे, और इन्हीं सभ्यताओं में प्राकृतिक शक्तियों के प्रभावों को मानते थे। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में ही बात कर लें तो हम भारत के संदर्भ में ये बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ वैदिक काल था, उसमें वेदों में हमारे जो वैदिक काल में जो वेद थे उनमें सूर्य, वायु, अग्नि, जल और वर्षा, इन सब प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर हम पूजते हैं। सूर्य देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, और उनकी अर्चना करते हैं। उसी समय ये कह रहा है कि यूनानी दार्शनिक हैं यहाँ पर देखते हैं अपन, दार्शनिक है थेल्स और एनेक्सिमेंडर, इन्होंने जलवायु और वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन किया। इसी समय अरस्तु ने प्राचीन काल में वातावरण के प्रभाव को समझाने का बात, वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेशों में मानव के बहादुर होने की बात उसने ये कहा, अरस्तु ने, कि जो ठंडे प्रदेशों में मानव रहता है वो बहादुर होता है लेकिन चिंतनशील नहीं होता, मतलब वो समझदार नहीं होता, आगे पीछे का नहीं सोचता, इसलिए वो बहादुर होता है। जो आगे पीछे सोचता है वो बहादुर नहीं होके समझदार हो जाता है, उसको हानि और लाभ का पता होते ही वो बहादुरी नहीं रखता, विवेकशीलता रखता है। तो ठंडे प्रदेश के जो लोग थे, आपने देखा होगा जितने भी आक्रांता भारत में आए वो सब ठंडे प्रदेशों के थे, क्योंकि वो बहादुर थे, लड़ना जानते थे, लेकिन उसका आगे परिणाम क्या होगा उसके बारे में वो सोचते नहीं थे। तो अरस्तु का ये मानना था कि ठंडे प्रदेश के लोग जो होते हैं वो क्रूर होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन चिंतनशील नहीं होते। जबकि एशिया के जो लोग हैं वो आलसी होते हैं, लेकिन आलसी के साथ साथ विवेकशील होते हैं, चिंतनशील होते हैं। इसी तरह से इतिहासकार है आपके हेरोडोटस, उन्होंने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी किसान जो थे उन जातियों के जीवन पर वातावरण के क्या प्रभाव पड़े उनका उल्लेख किया। हिकेटियस, जिसको हमने कहा था कि मानव भूगोल का पिता है, तो हिकेटियस ने विश्व के बारे में भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण, देखो भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण उसे भूगोल का जनक कहा जाता है। स्ट्रेबो दो उस समय थे रोम के, तो इन्होंने
और रोम के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने मानव और उसकी प्रगति के स्तर पर भूपारिस्थितिकी स्वरूपों के प्रभाव को स्पष्ट करने की कोशिश। भूपारिस्थितिकी का मतलब है कि पृथ्वी पर जो मानव रह रहा है वो प्राकृतिक वातावरण के साथ किस प्रकार अपने संबंध संतुलित रख के रह रहा है, इन सब के बारे में वो बता रहा था। बात करते हैं मानव विकास, ये प्राचीन काल से निकलने के बाद मध्यकाल में आ जाता है। तो मध्यकाल में वो कहता है इसमें कुछ चीज़ें हुई, वो ये हुई, एक तो नौ संचलन का प्रचलन बढ़ गया और कुशलताओं और अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान और दक्षता के कारण देशों और लोगों के विषय जो मिथक रहस्य थे वो खुलने लगे। ये कहता है कि पुराने ज़माने में लोग ये मानते थे कि दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो इस प्रकार के होंगे, राक्षस होंगे, बड़े बड़े बाल होंगे। तो ऐसे एक भ्रामक चीज़ें थी। वो नौ संचालन के द्वारा कुशलताओं के कारण, अन्वेषणों के कारण, तकनीकी के कारण उनमें काफ़ी जो गलत बातें थी, जो रहस्य थे वो खुल गए। बाद में उपनिवेशीकरण हुआ, व्यापारिक रुचियों में नए नए क्षेत्रों की खोज अन्वेषण हुए और विश्वकोशीय ज्ञान का विवरण प्रकाश में आया। अब ये कह रहा है देखो ये वो काल है जिसमें हमारे जैसे भारत में अंग्रेज आए, ऐसे अमेरिका में, अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप के लोग नावों में बैठ बैठ के गए और उन्होंने उपनिवेश के रूप में, व्यापारिक के रूप में दुनिया में नए नए क्षेत्रों को खोजा और अपने विश्वकोशीय ज्ञान एनसाइक्लोपीडिया को दुनिया के सामने लाए। इस काल में देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछते हैं कि मध्यकाल में विशेष बात क्या हुई। तो मध्यकाल में विशेष बात हुई, इस समय अन्वेषण यानी रिसर्च होना शुरू हो गया, विवरण होना शुरू हो गया और प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर दिया, क्योंकि नए नए प्रदेशों को ढूंढ लिया गया, इसलिए प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर दिया गया और प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेशों के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। मत ये था कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई व पृथ्वी के भाग हैं, पूर्ण इकाई व पृथ्वी के भाग हैं। इन प्रदेशों की समझ पृथ्वी को एक पूर्ण इकाई के रूप में ये कह रहा है कि प्रदेशों को भी एक इकाई मान लिया और पृथ्वी को भी एक इकाई मान लिया। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने इसका मानव भूगोल का विकास किया। आखिर में हम आगे तीसरे काल में, वो काल है आधुनिक काल। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहा वो रहा जर्मन भूगोलवेत्ताओं का, जिनमें नाम आता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का, कार्ल रिटर का, फ्रोबेल का, पेशेल का, रिस्तोफेन का, रेडजेल का। जर्मन के बाद सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया वो किया इन्होंने फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने। इन्होंने मानव भूगोल में बहुत विकास किया, जिसमें फेड्रिक रेडजेल जर्मनी के हैं, सॉरी यहाँ पर ये विडाल डी लाब्लांस, ये थोड़ा गड़बड़ हो रखा है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। रेडजेल जो जर्मनी के, विडाल डी लाब्लांस है और आपके जीन ब्रुन्स है, देखो ये आ गया जीन ब्रुन्स का, दी मार्टेन, डिमाज या फ्रेबे, इन सब ने मानव भूगोल पर अपने ग्रंथ लिखे। साथ ही साथ उस समय हमारे अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का तेजी से विकास हुआ। अमेरिका में जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कुमारी सैंपल का, हटिंगटन, ईसा बोमेन, कार्ल शावर, ग्रिफिथ टेलर, ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी, फ्लेवर, इन सब ने मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन सी सदी में मानव भूगोल का विकास दुनिया के सब देशों में हो गया, तो वो था 20वीं शताब्दी। इसमें पूरी दुनिया में हर देश में मानव भूगोल को स्कूल और कॉलेज लेवल पर पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रेडरिक रेडजेल, जिन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, ने मानव समाजों और पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों के विश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। इस काल के प्रारंभिक दौर में मानव वातावरण संबंधों का नियतिवाद, संभववाद, नवनीतिवाद विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया गया। यहाँ पर हम इस बात को क्लोज करते हैं आज, क्योंकि इन विचारधाराओं को हम कल की कक्षा में पूरा पढ़ के और प्रश्न उत्तर भी देख लेंगे और आपको आगे की बोर्ड की परीक्षा में संबंधित इस पार्ट में से क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी बताएंगे। प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस पार्ट में से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी भी बारे में हम चर्चा करेंगे कल की कक्षा में। कल हम नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद और मात्रात्मक क्रांति, कल्याणपरक विचारधारा, व्यवहारिक विचारधारा, मानववाद, इन सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और इसी तरह से इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। एक बार फिर आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आपको जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।